नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे दूसरे चैप्टर के हमारा तीसरा वीडियो है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग क्या करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमने वहां पर एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक चैप्टर वाइज से आप देख पाएंगे। दोस्तों, ये हमारा एजुकेशन सेंटर नाम से एक और चैनल है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपका जीके जीएस का वीडियो डाला जा रहा है। तो आप लोग स्टार्टिंग से आप अपना जीके जीएस तैयार कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तो एजुकेशन सेंटर से एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान मेटल कम पिघलने का कारण क्या है? मेटल को उचित ऊष्मा न मिल पाना, आर्क की लंबाई उचित न होना, मेटल पर ऑक्साइड या स्लैग जम जाना, उपरोक्त सभी। तो वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान मेटल कम पिघलने का जो कारण है वो होता है आपका कि मेटल को उचित ऊष्मा न मिल पाने से भी ऐसा हो सकता है, आर्क की लंबाई उचित न होने से भी हो सकता है, और मेटल पर ऑक्साइड या स्लैग कम जमने से भी हो जाता है। तो स्लैग जमने से भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि बैक स्टेप वेल्ड प्रक्रम में प्रथम वेल्ड बीट की लंबाई कितनी होती है? तो बैक स्टेप वेल्ड प्रक्रम में प्रथम बीड की जो लंबाई होती है, वेल्ट बीड की लंबाई, वह आपका होता है 50 से 75 mm। 73 नंबर क्वेश्चन है, गार्ड ट्यूब किस धातु की बनी होती है? कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, यह सभी। तो जो गार्ड ट्यूब होती है यह आपका स्टील का बना होता है। टार्च के भाग हैं कॉलेट, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, गैस नाजल, यह सभी। तो जो टार्च का भाग होता है यह आपका कॉलेट भी होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी होता है, गैस नाजल यह सभी होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन के बाहरी भाग को किस में रखा जाता है? चक, बेस, टेल स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। तो मशीन के बाहरी भाग को टेल स्टॉक में रखा जाता है। तो मशीन के बाहरी भाग को टेल स्टॉक में रखा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, चौकोर बड़ चौकोर बट जोड़ को दर्शाने में प्रयोग किया जाने वाला वेल्डिंग प्रतीक कौन सा होता है? तो देखिए, चौकोर बट ज्वाइंट जो होता है इसको प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वह सिंबल होता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यही सिंबल होता है। चौकोर बट जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारे आपस में आमने सामने रखे जाते हैं। अच्छे फ्यूजन के लिए दोनों किनारों के बीच प्लेट की मोटाई के अनुसार गैप भी रखा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, फिलेट वेल्ड को दर्शाने में प्रयोग किया जाने वाला वेल्ड प्रतीक कौन सा है? तो देखिए, फिलेट वेल्ड को अगर आपको दर्शाना है तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वह आपका त्रिभुज रहता है। तो फिलेट वेल्ड को टी जोड़ भी कहते हैं। जब प्लेट के मध्य कोई दूसरी प्लेट जोड़नी हो तो फिलेट वेल्ड का प्रयोग करते हैं। अधिक मजबूत फिलेट जोड़ के लिए इसको दोनों ओर से वेल्ड करना चाहिए। अधिक पतले कार्यखंडों के फिलेट जोड़ बिना कोर सज्जा के भी तैयार किए जाते हैं। स्पॉट वेल्डिंग को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? तो अगर आप स्पॉट वेल्डिंग दर्शा रहे हैं तो इसके लिए हम लोग सर्किल का सिंबल यूज करते हैं। उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में एक साधारण यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, फ्यूज वायर। तो उपकरणों की सुरक्षा के लिए आपको भी पता होगा कि फ्यूज वायर का होना जरूरी होता है। तो फ्यूज वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में एक साधारण यंत्र फ्यूज वायर प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर किसी सर्किट में ओवरलोड होने पर उसमें बहने वाली धारा की मात्रा कंडक्टरों की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो कंडक्टर या उपकरण जल जाते हैं। इनके बचाव के लिए फ्यूज वायर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर पीवी और एसएन से बना होता है, यानी कि शीशा और टिन से मिलकर बना होता है। ट्रांसफार्मर
निम्न धारा पर कार्य करता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है किस पर काम करता है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, भंवर धारा, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है यह आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्त होती है जिसके द्वारा एसी वोल्टता को घटाया बढ़ाया जा सकता है। वोल्टता बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफर तथा वोल्टता कम करने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? मोटर का सिद्धांत, जनित्र का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ऊष्मा का सिद्धांत। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है यह आपका मोटर का सिद्धांत को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके आसपास वाली पहली अंगुली तथा मध्यम अंगुली को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से लंबवत रहें। ये पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और मध्यम अंगुली जो होती है यह आपकी धारा की दिशा को बताती है और अंगूठा जो होता है यह आपका चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। नाभिक में कौन कौन से कण विद्यमान रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता होगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन कि नाभिक में जो कण विद्यमान रहते हैं वह आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो रहता है यह नाभिक के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता है। डीसी विद्युत में धारा की दिशा निम्न में से कौन सी रहती है? असमान, समान, स्थिर या सभी? तो देखिए डीसी करंट जो रहता है उसमें जो धारा की दिशा होती है यह आपका फिक्स रहता है, तो यानी कि समान रहता है, तो दिशा समान रहती है। सॉरी, यहाँ पर समान रहेगा, फिक्स की बात नहीं होगा, समान रहेगा हमेशा। तो याद रखिए यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा, समान। फिक्स गलती से बोल गए थे, तो यहाँ पर समान करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी विद्युत में धारा की दिशा समान होती है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई क्या है? तो इस पावर की यूनिट आपको बताना है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकंड क्यूब। तो देखिए शक्ति यानी कि पावर की जो यूनिट होती है यह होता है आपका जूल प्रति सेकंड होता है। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि P इक्वल टू W/T। तो W होता है हमारा वर्क, वर्क की जो यूनिट होती है होता है आपका जूल, तो जूल हो गया। तो यहाँ पे समय T समय रहता है, तो यहाँ पे T यानी कि सेकंड, तो यस हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पावर की यूनिट जूल प्रति सेकंड। 85 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर के सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे के नियम पर, केपलर के नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो मोटर का सिद्धांत है ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन विसर्जन द्वारा किन मशीनों का निर्माण किया जाता है? गामा रे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, रेडियो या सभी? तो इलेक्ट्रॉन विसर्जन द्वारा जिन मशीनों का निर्माण किया जाता है वह आपका गामा रे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, रेडियो या सभी होता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु किन कणों से मिलकर बना होता है? तो देखिए जो परमाणु रहता है यह आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सभी से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु निम्न में से कैसा होता है? अस्थाई, अस्थाई, अर्धअस्थाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो परमाणु होता है यह आपका अस्थाई रहता है, यानी कि टेम्परेरी रहता है ये। तो परमाणु अस्थायी होता है तथा परमाणु मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं? अभ्रक, कागज, रबर या सभी? तो जो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं यही आपको बताना है। तो आपका अभ्रक भी कुचालक होता है, कागज भी कुचालक है और रबर भी सब कुचालक है यहाँ पर। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सभी कुचालक है। 3 फेज सप्लाई में कितने वोल्ट विद्युत प्राप्त होती है? 220, 440, 480, 490। तो अगर आपका 3 फेज सप्लाई है तो उसमें जो वोल्ट विद्युत कितने वोल्ट की भी जो विद्युत प्राप्त होती है वो रहता है हमारा 440। तो 3 फेज सप्लाई में 440 वोल्ट विद्युत प्राप्त होती है। उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर वह निम्न में से बन जाता है? धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, आवेश रहित आयन, इनमें से कोई नहीं।
तो उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर क्या होता है कि वह आपका ऋणात्मक आयन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी परमाणु है, अगर वह इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो निगेटिव चार्ज आएगा तो वह आपका ऋणात्मक आयन हो जाएगा। और जो देता है अगर यही निकाल दे या फिर किसी को डोनेट कर दे तो इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए उदासीन कण था तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वह आपका ऋणात्मक आयन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो देखिए ये जो 3 कण होते हैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या हैं? तो देखिए धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं कि आपका ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव और धारा का रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं जो ऊष्मीय प्रभाव होता है तो यह आप ऊष्मा बिजली द्वारा चालक के प्रतिरोध या प्रेरण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इसमें जो होती है ऊष्मा द्वारा, तो H इक्वल टू I²RT से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यह अगर चुंबकीय रहता है तो चुंबकीय प्रभाव में जब विद्युत धारा किसी चालक में से गुजरती है तो उसके चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जिसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और यह मोटर वोटर में आपको देखने को मिल जाएगा चुंबक में। और रासायनिक प्रभाव, सभी लवणों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। इसमें विद्युत चालन इन लवणों के आयनों के प्रभाव द्वारा होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप लोग विद्युत सेल जो देखते हैं तो उसी वही है आपका, समझ लीजिए, रासायनिक प्रभाव होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव। 94 नंबर क्वेश्चन है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वह वोल्टेज स्रोत और चालक होता है। चालक वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है चालक कहलाते हैं, जैसे कि आपका चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, स्टील आदि, यह सभी विद्युत के अच्छे चालक हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? चीनी का मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वोत्तम चालक की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो होता है आपका सर्वोत्तम चालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ आपका ग्रेफाइट है। पदार्थ की चालकता एवं उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर स्टील, यह सभी अच्छे चालक हैं। विद्युत को ना तो डट 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 जा सकता है और ना ही डट 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 जा सकता है। तो देखिए जो विद्युत है इसको ना तो हम लोग छू सकते हैं और ना ही इसे हम लोग देख सकते हैं। तो विद्युत को ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसे छुआ जा सकता है। धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, विद्युत झटके से, चटकने की ध्वनि से। तो देखिए धारा की उपस्थिति का ज्ञान जो होता है यह होता है हमें उत्पन्न प्रभावों से हम लोग समझ सकते हैं कि धारा यहाँ पर है कि नहीं है। तो धारा की उपस्थिति उत्पन्न प्रभावों से ज्ञात होता है। धारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T एम्पियर में होता है इसका मात्रक। विभवांतर होता है तो देखिए जो विभवांतर होता है क्या होता है, यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है, दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर है, दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध है, उपरोक्त सभी। तो ये विभवांतर जो होता है यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। निन्यानवे नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन होता है ऋणात्मक आवेश युक्त, धनात्मक आवेश युक्त, आवेश रहित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है यह आपका आवेश रहित होता है। तो प्रोटॉन पर आपका धनावेश, न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋण आवेश होता है। विद्युत परिपथ होते हैं बंद परिपथ, खुला परिपथ, लघु परिपथ, यह सभी।
देखिए जो विद्युत परिपथ होते हैं यह आपके बंद परिपथ भी हो सकता है, खुला परिपथ भी, और लघु परिपथ यह सभी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ किसी एक स्थान पर उत्पन्न होकर चालक द्वारा भिन्न भिन्न यंत्रों में से गुजारकर वापस उत्पन्न होने वाले स्थान पर पहुँचती है। यह एक पूर्ण पथ की विद्युत परिपथ कहलाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने हमारा एजुकेशन सेंटर नाम से जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं एजुकेशन सेंटर से। थैंक यू।